स्टार गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। 1 अप्रैल 2014 को कंपनी जब 13 के अंदर इसको इफेक्टिव किया। कब से किया? 1 अप्रैल 2014 से इसको इफेक्टिव किया। अंडर कंपनीज एक्ट 2013 by inserting the provision in 455 section 455 and जब भी हम गवर्नमेंट कंपनी की बात करेंगे तो टेक्निकली ये कहा जाता है कि सेक्शन 455 डीड विद कंपनीज रूल, मिसलेनियस रूल्स 2014, मतलब सेक्शन को रीड करना विद द रूल्स। रूल्स मैं पहले भी बताया ना आपको, रूल्स कौन बनाता है? फ्रेमिंग अथॉरिटी कौन है? गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बोल रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एक पर्टिकुलर एक्ट के लिए ना तो उसकी कंसर्न मिनिस्ट्री होती है जो उसके लिए रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, रिक्वायरमेंट जैसे रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग फ्रेम करती है। राइट, सेक्शन 455 कहता है कि गवर्नमेंट कंपनी जब हम बात कर रहे हैं तो कह रहा है कि गवर्नमेंट कंपनी मीन्स व्हाट? इनएक्टिव कंपनी, इन एक्टिव कंपनी या इन ऑपरेटिव कंपनी जो बेसिकली कोई वर्क नहीं कर रही है। अब कौन सा वर्क नहीं कर रही है जैसे समझेगा, हम बोल सकते हैं हम लोग नॉट कैरिंग एनी बिजनेस एक्टिविटी और कैरिंग एनी बिजनेस एक्टिविटी, या फिर ऐसा हो सकता है और होल्ड एसेट्स फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट। जैसे मान लीजिएगा एक पर्टिकुलर पर्सन ने एक मशीनरी खरीद लिया आज का डेट, उसको लगता है कि इस मशीनरी को, देखिए कॉस्ट बहुत था उस मशीनरी का, तो पता है कि शायद उसने खरीद लिया, फ्यूचर में किसी प्रोजेक्ट के लिए उसको इस्तेमाल करने वाला। ठीक है, अब वो क्या करेगा? वो चाहता है कि कॉर्पोरेट शील्ड के अंदर, मतलब कंपनी के नेम के साथ में उसको वो क्या करते हैं, उसको रेफर कर दे और वो फ्यूचर में उस मशीन का यूज करेगा। क्या हो सकता है? उसने कोई बिल्डिंग खरीद ली है, ठीक है, बिल्डिंग खरीदा है, या हो सकता है लैंड परचेज किया हो जो फ्यूचर में अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल करेगा इन अ फॉर्म ऑफ कंपनी। तो वो अभी से कंपनी बनाकर क्या करेगा? उसके नेम से रेफर करेगा बिल्डिंग। और इन एक्टिव होने का एक और रीजन भी हो सकता है, अच्छा ये दोनों एस्पेक्ट्स हम देख रहे हैं ना, तो हम ये भी बोलेंगे कुछ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन भी नहीं हो। क्या कहता है? और having no significant accounting transaction, और इसकी ट्रांजैक्शन की ड्यूरेशन चेक करेंगे कैसे? फॉर लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। ईयर का मतलब तो कैलेंडर ईयर हो जाएगा, तो देखना क्या लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, क्या इसने गड़बड़ कर दी है? सर कंपनी ने गड़बड़ क्या कर दी? इसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स ना 2 फाइनेंशियल ईयर से क्या नहीं किए? फाइल भी नहीं किए हैं, फाइल नहीं किए। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन है, आप समझना। अगर हम ध्यान से देखें ना, हम बोलेंगे ये वाला कॉन्सेप्ट जो है इस पार्ट से आ रहा है, जो मतलब कोई बिजनेस एक्टिविटी कैरी नहीं कर रही है बट फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए एसेट्स होल्ड कर रही है। एसेट्स हो सकती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब मैंने कोई इन्वेंशन किया, उसको रजिस्टर करा लिया, अब मैं फ्यूचर में से कंपनी के फॉर्म यूज करूँ। मान लीजिएगा मेडिसिन का मैंने फॉर्मूला जाता है, वो मेडिसिन बहुत ही यूजफुल है हर टाइम, और फॉर्मूला मैंने कंपनी के सामने रजिस्टर करवा लिया है। मैन्युफैक्चरिंग हम करना स्टार्ट करेंगे 2 साल बाद, ठीक है, बट अब मैं चाहता हूँ कि इसकी रजिस्ट्रेशन हो जाए और एक सेपरेटली एसेट्स कंपनी नेम से रजिस्टर्ड हो जाए। तो बिजनेस एक्टिविटी तो मैं बाद में करने वाला हूँ, बट अभी से क्या कर दूंगा? उसको मैं कंपनी नेम से रजिस्टर्ड कर दूंगा। ऑलराइट, सेम ऐसे भी हो सकता है। अच्छा, दोनों एस्पेक्ट्स पूरी हो रही है, लेकिन साथ साथ वो क्या कह रहा हो कि कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन भी नहीं हो। आपने आपने एसेट्स होल्ड कर रखा है, लेकिन आप कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तब आप गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। अब जैसे नाम से समझते हैं सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, यस वही बता रहे हैं। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कहता जी किस किस कैटेगरी को, देखो
लेजिस्लेचर्स ने क्या किया, कैटेगरी बता दी कि ये ट्रांजेक्शन जो हैं सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन नहीं, कुछ 4-5 ट्रांजेक्शन बोले ये सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन नहीं है, बाकी इसके अलावा बोला कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेमेंट ऑफ फी टू आरओसी, रजिस्टर ऑफ कंपनीज को आपने मान लीजिएगा फी पे किया है, कंपनी से रिलेटेड कोई फीस है वो पे किया आपने, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड फीस है वो पे किया, या आपने कोई लॉ की पेमेंट ऑफ फी टू फुलफिल एनी लॉ रिक्वायरमेंट, मान लीजिएगा कंपनी चलाते हैं ना न्यूमेरिकल यहाँ पर तो है ना रिक्वायरमेंट लिखेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ समझाने के लिए मॉड्यूल में लेके जाऊंगा, फिर वहां पे भी क्लियर करूँ, ठीक है। सिर्फ अभी समझाने के लिए बता, तो आपने मान लीजिएगा कोई पर्टिकुलर एक्ट के अंदर कंपनी कवर हो रही है, अब कंपनी ने लॉ की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए फी पे किया हुआ है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, आरओसी से हम जब बात करें स्पेसिफिक कंपनी से रिलेटेड हो गया, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है मान लीजिएगा कंपनी बना तो रखी है, अभी इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, वाटर है, इससे रिलेटेड खर्चे हो रहे हैं, तो बोला इसको भी हम क्या बोलेंगे, ठीक है, ये भी सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन नहीं है। हो सकता है अलॉटमेंट किया होगा, लॉ का रिक्वायरमेंट कैसे हो गया ना बेटा, मान लीजिएगा हमने बोला इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, ठीक है, तो ये तो पे ऑफ करने पड़ेंगे, और बताता हूँ इसके अलावा और भी कई तरीके की चीजें लॉ रिक्वायरमेंट हो सकता है। आपने मान लीजिएगा कंपनी बनाने के बाद में लाइसेंस लिया है, ठीक है, लिया है ना, अभी फॉर एग्जाम्पल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर आपने मान लीजिएगा फॉर्मूला बनाया, बोला फॉर्मूला बनाया, मान लीजिए मेडिसिन से रिलेटेड फॉर्मूला, उसके लिए आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करा दिया, अब उसके लिए आपने यहाँ पर पेमेंट करना है, कैसे, मतलब याद रखिएगा यहाँ पर क्या है, आपको फॉर्मूला ले लिया तो उसकी रिन्यू फीस आपको देनी पड़ती है, ठीक है, तो उसको रिन्यूअल फी पे कर रहे हो आप एवरी ईयर, तो रिन्यूअल फीस भी अंडर लॉ रिक्वायरमेंट आ गया, क्या हो रहा है, कहीं करें हम लोग आगे कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स है, अब सर अलॉटमेंट और शेयर कैसे कर देगी कंपनी, ऑफकोर्स करेगी, सोचने वाला बात है, अगर कंपनी बनाया है आपने तो उसमें शेयर कैपिटल अगर है तो मेंबर्स ने अपना जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट है वो सब्सक्राइब किया होगा, तो उसके बदले आपने क्या किया है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, भले ही उस शेयर्स में भी खरीद बेच नहीं हो रही है लेकिन अलॉटमेंट तो क्या है, तो क्या ये सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन है, बोला नहीं, ये नहीं है, क्लियर है। अच्छा ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ कोट कर रहा हूँ ताकि क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि कंपनी ना कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर रहा है या किसी इसको होल्ड कर रहा है फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, और कुछ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन भी है लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स। अब ध्यान से अगर देखिए ये वाला पोर्शन ऐसा पोर्शन है जहां पर कंपनी फिर अप्लाई करेगा गवर्नमेंट स्टेटस के लिए, बात समझना, क्या होता है, एक कंपनी आपने बनाया एबीसी लिमिटेड, ठीक है, इट्स अ पब्लिक कंपनी, ठीक है, पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी आपने बनाया तो पहले तो एक कंपनी बनाएगा ना, आफ्टरवर्ड इट विल अप्लाई फॉर गवर्नमेंट स्टेटस ना, बनते दोनों गवर्नमेंट हो जाएगी, गवर्नमेंट स्टेटस अप्लाई करेगी, तो वो क्यों करेगी, या तो उसको क्या करना है, कोई फ्यूचर के लिए प्रोजेक्ट के लिए एसेट्स होल्ड करनी है, या हो सकता है उसे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन ही नहीं कर रहा है, तो उस केस में कंपनी खुद अप्लाई करेगा, क्या हो रहा है। और दूसरा केस ऐसा हो सकता है, सोचने वाला बात है, जब कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअल रिटर्न्स फाइल ही नहीं कर रही है और कंटिन्यूअस 2 फाइनेंशियल ईयर्स, तो फिर आरओसी खुद क्या कर सकता है, गवर्नमेंट के लिए भी ऑर्डर पास कर सकता है, क्या हो रहा है। तो ये सिचुएशंस बता रहे हैं जिन सिचुएशंस में कंपनी का स्टेटस कैसा रहेगा, गवर्नमेंट, अब कंपनी खुद अप्लाई कर सकता है या फिर आरओसी बोलेगा कि तुमने डिफॉल्ट किया इन फाइलिंग ऑफ व्हाट, तुमने नॉन फाइलिंग किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया, रिटर्न फाइल नहीं किया, कंटिन्यूअस 2 फाइनेंशियल ईयर से, तो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2 फाइनेंशियल ईयर्स आरओसी कैन व्हाट enter your name, your name, company's name in the list of government company. Is it clear? अब पकड़ मारा है। अच्छा कंपनी अगर खुद करता, कंपनी खुद करता तो सिंपल सा बात है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या करना पड़ेगा, बोर्ड मीटिंग करना पड़ेगा, बोर्ड मीटिंग होगा। अच्छा सोचने वाला बात है,
कंपनी को तुम इनएक्टिव कंपनी बनाओगे तो उसके मालिकों से नहीं पूछोगे, मैंडेटरी है कि मालिक को पता ही नहीं कि मैंने बनाई कंपनी, हम द ऑनर ऑफ द कंपनी, और मेरा कंपनी तुम क्या बना रहे हो, गवर्नमेंट बना दोगे। तो ये तो बहुत लॉजिकल पॉइंट है कि बोर्ड की पावर में तो नहीं होगा कि गवर्नमेंट बना दे जाके, नहीं ना। तो वो क्या करेंगे, बोर्ड मीटिंग करेंगे और फिर क्या करेंगे, कॉल करेंगे क्या, जनरल मीटिंग। हम लोग जानते हैं किसकी होती है, शेयर होल्डर्स का। अब वो जनरल मीटिंग कॉल करके, अच्छा बोर्ड मीटिंग में वो क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि भैया किस डेट पर मीटिंग होना है, टाइम क्या होगा, किस प्लेस पे होगी, ठीक है, कि जनरल एस्पेक्ट्स बोर्ड मीटिंग में डिस्कस की जाती है। और फिर नोटिस टू कॉल जनरल मीटिंग, क्या हो रहा है, फिर जनरल मीटिंग होगी। अब सोचने वाला बात है, कंपनी को गवर्नमेंट स्टेटस दिखाने वाले हैं, तो सिंपल मेजोरिटी से तो काम नहीं होने वाला है, मेजोरिटी चाहिए 3/4 की। फोर्थ की मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। अगर मेजोरिटी इन फेवर कहती है बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन कि हाँ जी कंपनी के लिए क्या कर लो, गवर्नमेंट का स्टेटस ले लो, तब क्या हो सकता है, तभी गवर्नमेंट कंपनी बनेगा, पहले नहीं बनेगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात फिर ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर, दूसरे वाला बात है कि सर क्या कंपनी बनते ही अप्लाई कर सकता है गवर्नमेंट के लिए, हाँ जी, लेकिन पहले कंपनी बनना जरूरी है, ठीक है। हो सकता है कंपनी के प्रमोटर्स का माइंड में ये बात आ रहा हो कि हमें तो यार ये एसेट्स फ्यूचर में यूज करूंगा, बहुत रीजन होते हैं, ऐसा नहीं है, ये रियलिटी समझ रहे, प्रैक्टिकल एक चीज। मान लीजिएगा मुझे लगता है जिस बिजनेस के लिए मैंने ये बिल्डिंग परचेज की है, मान लीजिए मैंने बिल्डिंग परचेज की है, जिस बिजनेस को मैं करने वाला हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग बिजनेस करने वाले हैं यहाँ पर सीड ऑयल का, ठीक है, मान लीजिएगा यहाँ पर सीड ऑयल को क्रश किया जाएगा, उसके देगा ऑयल प्रोड्यूस किया जाएगा, मैन्युफैक्चर किया जाएगा। बट मार्केट में ना आज सीड ऑयल के प्राइसेस बड़े गिरे पड़े हैं, बुरी तरह से हालात खराब है। अब अगर 6 महीने के अंदर अगर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं क्या सीड मैन्युफैक्चरिंग था, तो बिजनेस बड़ा नुकसान कर सकता है। तो प्रमोटर को लगा, बोला अभी 6 महीने तक तो मार्केट खराब है। बोला क्यों खराब है, बोला इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस ऊपर नीचे हो पड़ा है, ठीक है, वॉर हो गया है कंट्रीज के बीच में, तो बोला अभी तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो बोला अभी सुनो फिर क्या करें यार, फिर छोड़ देंगे। बोला नहीं नहीं काम कर सकते हैं, क्योंकि बिल्डिंग अच्छे प्राइस पर मिल रहा है, मशीनरी अच्छे प्राइस पर मिल रही है, तो लेकिन 6 महीने के बाद स्टार्ट कर ले। तो 6 महीने बाद कौन सा प्रोजेक्ट बन जाएगा फिर, तो बोले काम करते हैं 6 महीने वेट मत करो, कंपनी अभी बना दो और ये बिल्डिंग अभी खरीद लो, क्योंकि अच्छे दाम में हमको मिल रहा है, मार्केट कंडीशन जैसे अच्छी होगी 6 महीने बाद हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। पर याद रखना इंपॉर्टेंट क्या है, कहता है सर ये आपने फ्यूचर के लिए होल्ड किया है, फ्यूचर के लिए किया, ठीक है, आप अभी के अभी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या हो सकता है कि आपने कंपनी बना लिया पर पिछले 2 साल, कौन सा वाला फाइनेंशियल ईयर, लास्ट 2 फाइनेंशियल से आपने कुछ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं किया। कई बार होता है ना कि ठीक है बिजनेस हमने कंपनी बना ली है, सब कुछ हो गया, बट कोई स्पेसिफिकली कोई प्रोजेक्ट माइंड में नहीं आया, ठीक है, आया भी था तो लेकिन वो फ्लॉप हो गया तो हम उसको कर ही नहीं किए। अब लगातार क्या हो रहा है 2 साल से 2 फाइनेंशियल ईयर, वापस बोल रहा हूँ 2 फाइनेंशियल ईयर से सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है। जैसे अभी बोले आपने आरुचि को फीस पे किया, बोला नहीं 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 ये ना, अच्छा ये भी सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन नहीं, बोला नहीं हमने अलॉटमेंट किया था शेयर्स का, किसको किया थे, मेंबर्स को किया था, बोला ये भी नहीं है की। बोला अच्छा, बोला उधर वो लॉ के रिक्वायरमेंट करने के लिए वो रिन्यूअल फीस देती थी लाइसेंस के लिए, तो ये भी नहीं है। सर वो बिजली का बिल पे किया था, ऑफिस मेंटेनेंस, ऑफिस के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए पेमेंट्स की थी, बोला ये भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन, बोला ये नहीं है, इसके अलावा जो ट्रांजैक्शंस है वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। तो बोला फिर तो 2 साल हो गया ना, हाँ, तो बोला क्या अप्लाई करो फॉर गवर्नमेंट कंपनी के लिए अप्लाई करो, क्लियर। अच्छा और कंडीशन क्या हो सकती है कि हमने 2 फाइनेंशियल लगातार 2 फाइनेंशियल से अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिटर्न फाइल नहीं किया है। आरओसी कर सकता है, आप भी कर सकते हो, आरओसी का करने बैठेगा तो ऑफकोर्स पेनल्टी लगाने वाला है, वो तो लगाएगा पेनल्टी। लेकिन जब आपको लगता है कि आपकी कंपनी लास्ट 2 फाइनेंशियल नहीं किए हैं तो आपको अब क्या करना है, रिजेक्ट लेंगे। दोनों ऑप्शन है, आरओसी खुद भी करेगा अगर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अपने डॉक्यूमेंट्स कौन से रिटर्न फाइल के 2 कॉन्सेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर से फाइल नहीं किया,
इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इसमें केस लॉ भी आया हुआ है। आरओसी बिना बताए नहीं करेगा कि अच्छा रिकॉर्ड चेक किया, बोला अच्छा इस कंपनी का क्या हो गया, 2 साल से अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया है, एनुअल रिटर्न फाइल किया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि यू नो आरओसी यहाँ पर बिना बताए आपको, बिना इंटीमेट किए क्या कर देगा, आपका नेम एंटर करेगा रजिस्टर ऑफ कंपनीज, कौन सा रजिस्टर ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज में नहीं। आरओसी फर्स्ट गिव यू व्हाट, इंटीमेशन, he will send a notice, will send you notice that on the ground of non-compiling the filing financial statements and annual return for consecutive 2 financial years, that is going to put your company's name into the register of dormant company. बट ये मैंडेटरी है, उसको आपको नोटिस भेजना। क्या हो रहा है, नोटिस सेंड करना मैंडेटरी है, क्लियर एकदम। अच्छा ये कब होगा, आरओसी की तरफ से। आरओसी ये नहीं कहेगा अच्छा तुम फ्यूचर के लिए प्रोजेक्ट के लिए फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए एसेट्स होल्ड करना चाहते हो, लाओ मैं तुम्हारी कंपनी को, ऑफ कोर्स नॉट, आपको अप्लाई करना है ना। चलिए आगे चलें। हाँ गवर्नमेंट कंपनी का मैं वापस कंपनी में कन्वर्ट, वो भी बताएंगे आगे, लेकिन उसके भी ड्यूरेशन है, बताएंगे भी। देखो पहले ही समझ लेते हैं एक बार फटाफट से, बोर्ड मीटिंग करेंगे। बोर्ड मीटिंग में क्या डिसाइड करना है, टाइम डेट प्लेस, किसके लिए, फॉर जनरल मीटिंग के लिए। and authorized to a particular person to authorize what to call the send a notice of general meeting। जनरल मीटिंग कॉल होगा, बोलेगा कि सर वहां पे क्या करेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। अब क्या होगा याद देखिएगा, जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं ना यहाँ पर, इसका एक स्पेसिफिक फॉर्म है, इसको बोलते हैं MGT14। याद देखिएगा कंपनी जब भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करती है MGT फॉर्म में उसको फाइल करना पड़ता है विद द आरओसी, क्योंकि बताना जरूरी है ना कि कंपनी क्या एक्टिविटी करी है विद द आरओसी, ठीक है। हमेशा देखिए उसे विद इन 30 डेज में पास फाइल किया था, विद इन 30 डेज में, जब से पास हुआ है ना, ठीक है, उसका 30 डेज के अंदर अंदर उसको करना होगा फाइल। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 1 जनवरी को पास हुआ है तो आपको कब तक कर देना, 31 जनवरी तक इसको फाइल करना है विद द आरओसी, क्लियर रहेगा। इसका फॉर्म नंबर क्या है, MGT14। और जब आप डॉर्मेंट कंपनी, कौन सा कंपनी है, डॉर्मेंट कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो इसका फॉर्म होता है MSC1। MSC1 ये बेटा डॉक्यूमेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन, कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप बताओगे ना। अच्छा अभी आपने कोई बिजनेस एक्टिविटी करी, उसके लिए अप्रूवल लिया, ठीक है, शेयर होल्डर से। अब वो अप्रूवल का जो फॉर्मेट है वो क्या है, स्पेशल रेजोल्यूशन है, उसका फॉर्मेट है ये। फॉर्मेट मतलब फॉर्म, इस फॉर्म का मतलब MGT14 मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन का फॉर्मेट आएगा। ऐसे कितना सारा फॉर्म हो जाएगा, नहीं तो हमने उसका एक स्पेसिफिक फॉर्म नाम दे दिया उसका, MGT14। MGT14 जो फॉर्म है वो प्रैक्टिकली मैं आगे बताऊंगा भी मैं उसका फॉर्मेट भी आप लोगों को शो करूंगा, मतलब वो किस तरह से काम करता है, ठीक है, क्या ऐसा प्रैक्टिकल फॉर्मेट है, कैसे फाइल किया जाता है। यहाँ तो हम सिर्फ ये दे रहे हैं कि इसके अंदर हम लोग फिल करके देंगे एंट्री इस फॉर्म में, तो आरओसी देखते समझ जाएगा MGT14 मतलब शेयरहोल्डर ने अप्रूवल लिया है, किसका, पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, अप्रूवल लिया गया है, ठीक है। ये MSC जो है ये भी फॉर्म है, ये MSC1 जो फॉर्म है आपको अप्लाई करने के लिए किसका, डॉर्मेंट स्टेटस के लिए फाइल करना पड़ता है MSC1। तो जो कंपनी होगी वो फॉर्म कौन सा फिल करेगी, एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन फॉर्म MSC1। MSC फॉर्म किसके साथ जाएगा, अलॉन्ग विद MGT14। ये अटैच करना पड़ेगा ना कि MSC1 में तो आपने रिक्वेस्ट किया उसी को कि सर मैं आई एम अप्लाइंग फॉर डॉर्मेंट स्टेटस ऑफ द कंपनी अलॉन्ग विद MGT14 की मैंने शेयर होल्डर से भी अप्रूवल ले ली है। ये कौन कह रहा है, अनुराग सर कह रहे हैं, नहीं, ये कौन कह रहा है, कंपनी से कह रहा है कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं सेक्शन 455 के अंदर बताई हुई है, ठीक है। डाउट को यहाँ पर, चलिए अब जैसे ही आपको यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स को देखकर आरओसी सेटिस्फाइड हो जाएगा कि हाँ जी ये कंपनी ना क्या कर सकती है, एलिजिबल है किसके लिए, डॉर्मेंट स्टेटस के लिए, तो आरओसी MSC2 में आपको सर्टिफिकेट दे देगा डॉर्मेंट कंपनी का, क्लियर एकदम, इतना सिंपल प्रोसेस है, बस काम खत्म। बताएंगे प्रैक्टिकली जब होता है ना तब कितना चटनी बन जाता है, लेकिन यहाँ समझाने के लिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से MSC फर्स्ट में गवर्नमेंट का एप्लीकेशन जाएगा,
ठीक है, बाय द कंपनी एंड MS2। अच्छा याद रखिएगा, MS2 जब भी मिलेगा जब आप पूरी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहे होंगे, ठीक है, फिर MS2 में आपको ROC सर्टिफिकेट ग्रांट कर देगा। अब इंपॉर्टेंट बात क्या आता है, डोरमेंट स्टेटस एक बार मिल गया तो ऐसा नहीं कि अब डोरमेंट ही जिंदगी भर चलती रहेगी। ये 5 ईयर मैक्सिमम 5 ईयर तक ही डोरमेंट स्टेटस में आप रह सकती हैं। अगर 5 ईयर में या तो पहले 5 ईयर एक्सपायर होने से पहले या तो आप एक्टिव कंपनी के लिए अप्लाई कर देगा, ठीक है, रिएक्टिव के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको स्ट्राइक ऑफ के लिए अप्लाई कर दीजिएगा कि भैया हमारा नेम रजिस्टर ऑफ कंपनीज में से ही गायब कर दीजिएगा। स्ट्राइक ऑफ के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपने विद इन 5 ईयर डोरमेंट स्टेटस के बिफोर द एक्सपायरी आपने नहीं किया और 5 ईयर एक्सपायर हो गए, ROC खुद ही स्ट्राइक ऑफ कर देगा आपका नेम कंपनी का। क्योंकि ऐसा भी तो नहीं कर रहा है ना, इंडियन इकोनॉमी के अंदर पता लगा कंपनी तो बनी हुई है लेकिन कुछ करती नहीं, एक्टिविटी नहीं है, तो ये भी क्लैरिटी डेटा नहीं आएगी डेटा में। तो वो कहता है कि 5 साल तक आप इसको एंजॉय कर सकते हो। तो डोरमेंट स्टेटस एक कंपनी एंजॉय कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। क्लियर? डाउट यहाँ पर? अच्छा, अब कई बार माइंड में क्वेश्चन आता है ना कि सर ऐसे डोरमेंट का स्टेटस ROC दे देगा तो कुछ तो वेरीफाई करेगा ना बातें। जैसे मान लीजिएगा ये भी तो स्मार्टनेस हो सकती है, किसी कंपनी ने सर बहुत ही बढ़िया गेम प्ले किया हो, कहीं से लोन ले रखा हो, बाद में जाके अप्लाई कर दिया डोरमेंट के लिए और आप लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। बोला ऐसा नहीं होगा। बोला अगर आपने सिक्योर्ड लोन ले रखा, कौन सा सिक्योर्ड लोन, आप डोरमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। फिर अगर अनसिक्योर्ड लोन है तो अनसिक्योर्ड लोन है तो इस जो लैंडर है ना, ये वाला जिसे आपको पैसा दिया होगा, इससे आपको NOC लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिएगा बोला अच्छा डोरमेंट के लिए अप्लाई कर दो, मेरा स्टैट्यूटरी ड्यूज है, गवर्नमेंट को पेमेंट करना था, टैक्सेस पे करने थे, ड्यूटीज पे करनी थी। बोला रुक जाओ, गवर्नमेंट का एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बोला ऐसा भी तो हो सकता है ना सर, कंपनी के अगेंस्ट किसी ने केस फाइल किया हुआ है, प्रोसिक्यूशन चल रही है, अभी जजमेंट नहीं आया है, बाकी चले गए डोरमेंट के लिए अप्लाई कर दो, नहीं नहीं जाने देंगे। कंपनी के लिए इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी चल रही है, बोला डोरमेंट का एप्लीकेशन लगा दो, चलती रहेगी, अपने को देना देना नहीं, नहीं जा सकते आप। क्या हो रहा है? तो कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जहां पर ROC इनको चेक करेगा। क्या देखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर ने पूछा हुआ क्वेश्चन कई बार, ठीक है, कि हमें ये देखना पड़ेगा क्या प्रीरिक्विजिट्स हैं जो ROC पहले देखिएगा, चेक करेगा और आपको कंपनी को सेटिस्फाइड करनी पड़ेंगी कि वो उस कैटेगरी में फॉल नहीं हो रही है। आइए एक बार मेडल से देख लेते हैं फटाफट से। देखिए अभी हमने ये बातें की थी ना, 31 मार्च 14 को नोटिफाई किया सेक्शन 455, 1 अप्रैल 2014 से इफेक्टिव हो गया और उसके रूल्स को भी साथ में इसके इफेक्टिव कर दिया गया था। ठीक है, जमशेद स्पेसिफिकली डोरमेंट कोई ऐसे सेक्शंस को रेफर नहीं किया गया था, 455 को यहाँ पर स्पेसिफिकली रेफर किया गया डोरमेंट में, अदरवाइज हम लोग पहले पढ़ते थे इनएक्टिव कंपनी में। ठीक है ना, डोरमेंट मीन्स इनएक्टिव और इनऑपरेटिव। A dormant company means a company which is an inactive, not carrying out any business activity, and applied to register of companies to change its status to register of companies maintained by the register of companies from the active company to dormant company। बोले एक सिंपल डेफिनेशन बोला, ठीक है, वही कहता है there are many reasons as to why company may change its status active to dormant। The major reason for such change is that it gives the company liberty to start its business activities after a few years rather than incorporating a new company at that time, thus providing cost and time advantage to the company। मुझे लगता है कि अभी मुझे जरूरत नहीं है, मुझे फ्यूचर में कंपनी मैं कंपनी अभी बना लेता हूँ, बट मैं स्टार्ट बाद में करूंगा। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया ना कि अभी मुझे लग रहा है कि जैसे कई बार होता है, आपने देखना रिसेशन होता है कई बार, है ना, रिसेशन के टाइम में कोई पर्टिकुलर लाइन की प्राइसेस हैं, प्रोडक्ट की प्राइसेस हैं, या कोई मशीन की प्राइसेस हैं काफ़ी हद तक कम है, तो हम लोग क्या करते हैं कि चलो ठीक है अभी खरीद लेते हैं इसको, कंपनी नाम से रजिस्टर्ड कर देंगे, मीन्स कंपनी बना लेंगे, उसके साथ रजिस्टर्ड हो जाएगा ये, एंड लेटर ऑन जब 6 महीने बाद रिसेशन से हम बाहर आएंगे ना फेज से, देन हम अपने बिजनेस में इसको रियलाइज कर सकते हैं। क्लियर? नाउ डोरमेंट कंपनी ऑल्सो नोन एज इनएक्टिव कंपनी। एक बार कई बार ऐसा होता है कि वो एग्जाम में आपको दे देगा व्हाट डू यू मीन बाय द इनएक्टिव कंपनीज, सो हम वही डोरमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। A dormant company offers excellent advantage to promoters who want to hold an assets or intellectual property under copy shield for its users at a later stage। जैसे एक पर्टिकुलर पर्सन ने मान लीजिएगा एक लैंड परचेज कर लिया, बट उसका यूटिलाइजेशन बाद में करेगा। जैसे भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कोविड में
लैंड के प्राइजेस डाउन होने लग गए थे। क्यों सर, ऐसा क्यों होने लग गया था? भाई रीजन है, अभी बिजनेस एक्टिविटी सब बढ़ गई थी और जिनके ऊपर डेट बर्डन है वो लोग सोचते थे इसे कैसे पे ऑफ करें, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस इफेक्ट हो रहे थे। तो अल्टीमेटली लोग क्या कर रहे थे, लैंड से बिल्डिंग सेल आउट कर रहे थे। ठीक है, अब जब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की सप्लाई होगी, ऑफकोर्स लॉजिकल पॉइंट है, तो उसकी डिमांड जब डाउन होगी, जब अच्छे से सप्लाई हो रही है, अब खरीदने वाले लोग हैं लिमिटेड, ठीक है, और लैंड्स बहुत सारी अवेलेबल हैं, तो क्या प्राइजेस हाई होंगे उनके? ऑफकोर्स अपोजिट हो जाएगा। वहीं उल्टा भी हो जाएगा कि खरीदने वाले बहुत हैं, बेचने वाले बहुत कम हैं, तो अल्टीमेटली प्राइजेस हाई हो जाएंगे। अब मुझे लग रहा है कि कोविड के दौर में, मुझे क्या मतलब, किसी को लगा, यार मैं अपना नाम क्यों लूँ, ठीक है, किसी को लगा मान लीजिएगा कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पर एक लैंड अवेलेबल है, अच्छा लेकिन बिजनेस एक्टिविटी हम बाद में कर सकते हैं, तो उसको एक लोवेस्ट प्राइसेस पे यहाँ परचेस कर रहा है और बिजनेस एक्टिविटी करेगा आफ्टर 6 मंथ्स, तो उसे परचेज आज ही कर लिया, इनकॉर्पोरेट किया कंपनी, अब कंपनी एबीसी लिमिटेड बना लिया उसने, अब कंपनी एबीसी लिमिटेड उस पर्टिकुलर लैंड को होल्ड कर लेगा और इस पर हम बिजनेस एक्टिविटी करेंगे आफ्टर 6 मंथ्स। क्लियर एकदम? नाउ अ डोरमेंट कंपनी में इधर पब्लिक और प्राइवेट कंपनी और 1% कंपनी, अब कोई भी हो सकता है, तीनों कैटेगरी। कंपनी वर्ड यूज हो रहा है, याद रखिएगा, डोरमेंट कंपनी अलग से कंपनी बन के नहीं आया स्पेशली, पहले आपने क्या बनाया होगा, तो पब्लिक, प्राइवेट या ओबीसी, फिर आपने डोरमेंट स्टेटस के लिए अप्लाई किया। नाउ सेक्शन 455 कंपनी सेक्शन 13 रीड विद कंपनीज मिसलेनियस रूल्स ऑफ 14 where a company is formed and registered under this act for a future project। पहला बात तुमको मिलता है या तो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, और टू होल्ड एसेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सेकंड पॉइंट हमको मिलता है, विदाउट हैविंग एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। बोला अगर एसेट्स होल्ड किया हुआ है ना और सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन भी किया हुआ है साथ में, तो फिर तुम डोरमेंट नहीं हो। क्लियर? आपने डॉक्यूमेंट्स में दिखा दिया, नहीं सर वी आर सिंपली होल्डिंग एसेट्स, एंड अगर यहाँ पर आरओसी का फाइंड आउट किया कि कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन भी हो रहा है, तो आरओसी क्या बोलेगा? बोला सर डोरमेंट नहीं है। तो ये दोनों एस्पेक्ट साथ में देखेंगे हम लोग। Such a company or inactive company may make an application to ROC। एप्लीकेशन नंबर फॉर्म जल्दी, MSC 1 MGT 14 स्पेशल रिजन फाइल करने के टाइम का आएगा। ठीक है, इन सच a manner it may be prescribed for obtaining the status of dormant company। अब देखो inactive company means a company which, अब देखो यहां से देखेंगे, has not been carrying on any business, तो यहाँ वर्ड आया देखो ध्यान से, और या तो कोई बिजनेस कैरी नहीं कर रहा है, पहले ये एक्चुअली फैक्टर चेक कर लो, या हो सकता है ऐसा नहीं हो तो फिर नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन लास्ट 2 फाइनेंशियल्स ईयर, फिर और कहते हैं तीनों में से और जब भी आ रहा है, मतलब इनमें से कोई सा भी एक बात अगर पूरा हो गया तो आप इनएक्टिव कंपनी ट्रीट हो गए। फिर आता है हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिटर्न्स ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल्स ईयर। तो पहला या तो कोई बिजनेस एक्टिविटी कैरी नहीं कर रहे और कुछ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस नहीं है, टू फाइनेंशियल ईयर्स, ऑलराइट, या आपने अपना फाइनेंशियल्स या एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया है अगेन, तो बोला आपको क्या बोलेंगे, इनएक्टिव। वहीं पर ही बोलता है, बोला कोई सा भी ट्रांजेक्शन करो, मुझसे बोलेंगे क्या, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, बोला इनको छोड़ के बस। अगर ये 4 किया है तो बोला हम बोलेंगे हाँ जी ये सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन नहीं है। जैसे पेमेंट ऑफ फीस बाय कंपनी टू रजिस्ट्रार, कंपनी बनाए, ठीक है, मान लीजिए कंपनी बनाने के बाद में आपने गवर्नमेंट के अप्लाई किया, डॉक्यूमेंटेशन के अप्लाई किया, अब रजिस्ट्रेशन फीस है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन फीस है, वो आपको रजिस्ट्रार को पे करना पड़ता है। तो बोला क्या ये सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन? आंसर इज नो, ये भी नहीं है। कहता है कि पेमेंट मेड बाय कंपनी टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट और अंडर एनी लॉ, या तो कंपनी एक्ट की रिक्वायरमेंट के लिए, या हो सकता है जैसे मान लीजिएगा आपने यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट फाइल किया ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी, उसकी स्पेसिफिक फीस ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर बता रखी है, तो वो आप फी पे कर रहे हैं, बोला वो भी नहीं है। या आपको लाइसेंस आपने लिया था, या आपने कोई कॉपीराइट के लिए या कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए आपने राइट लिया है, उसकी रिन्यूअल फीस दे रहे हो, बोला वो भी नहीं है। जैसे अभी हम एग्जांपल लेते हैं ना, लैंड ऑक्यूपाई किया, ठीक है, अब इसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है, ठीक है, तो बोला क्या हम उसको बोलेंगे, तो बोलो लॉ की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए दे रहे हो, ठीक है, डाउट्स में। एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, जैसे अलॉटमेंट, सर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ऑफ कोर्स कंपनी बनाया, कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल,
अब इस कंपनी के सब्सक्राइबर को ना 180 डेज में 180 डेज कब से कम करेंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। और उसका इनकॉर्पोरेशन डेट का लिखा होगा, जो मेंशन कहाँ होगा? उसके सर्टिफिकेट पर। तो आगे समझाएंगे हमारे वाले चैप्टर्स में। सर्टिफिकेट पे जो मेंशन किया होगा डेट, वो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से 180 डेज के अंदर सब्सक्राइबर्स को क्या करना पड़ता है? सब्सक्राइब करनी पड़ती है शेयर कैपिटल। और उसका डिक्लेरेशन कंपनी का कोई भी एक डायरेक्टर फाइल करता है विद द आरओसी विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। और याद रखिएगा, अगर नहीं किए तो छोड़ेंगे नहीं। कौन? आरओसी। मतलब यहां पर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ही आपका कब स्टार्ट होगा? जब आप ये डिक्लेरेशन फाइल कर देंगे कि सब्सक्राइबर टू द मेंबर हैज सब्सक्राइब्ड दिस शेयर कैपिटल विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। राइट। और अपना रजिस्टर्ड ऑफिस भी वेरीफाई करवाना पड़ता है 180 डेज में। 100 डेज कहां से काउंट करते हैं हम लोग? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से। तो बोला क्या ये काम भी सिग्निफिकेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन? ऑफ कोर्स नॉट। बोला ये तो अलॉटमेंट, लॉ की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं हम लोग। तो बोला आपने तो क्या किया है? अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट। एंड अच्छा, आप समझ रहे हैं ना क्यों कंपनी में शेयर कैपिटल अगर बनाई तो अलॉटमेंट तो हुई है। क्लियर? पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ हिज ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स। आपने एक स्टाफ हाथ में रखा हुआ है, मान लीजिए वॉचमैन ही रखा हुआ है, भाई प्रॉपर्टी मिली हुई है, अब उसकी पेमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, एक गार्ड को रखा हुआ है, एक ऑफिस में भी पर्सन बैठा हुआ है जो सिर्फ उसका काम यही है कि वो क्या कहता है, डॉक्यूमेंट्स जो भी उसने लेना उस कॉरेस्पॉन्डेंस को एक्सचेंज करता है विद द अथॉरिटी के साथ जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या ये सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन? आंसर इज नो। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इन चारों को छोड़ के कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है तो क्या हो रहा होगा? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस। हाँ, पूछिए क्वेश्चन आपका। है क्यों नहीं? कौन सा? लॉ का मतलब हम फुलफिल कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइएगा, कंपनी आपने बनाया ना, कंपनी का मेन जो पर्पस है ना, आप उसको अचीव करने के लिए बिजनेस एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, ये अगर मैं बात करता हूं अगर आपसे, मान लीजिएगा पेमेंट ऑफ फुलफिल रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ। ठीक है, क्या इस पर्पस से कंपनी बनाए हो? नहीं, ये तो कंपनी चलाने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। भाई अगर आप कंपनी बनाते हैं तो कंपनी को बनाने के बाद में उसकी लॉ की रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो फुलफिल करनी पड़ेगी, और सिर्फ आप ही कंपनी थोड़ा करेगी, जो भी कंपनी है। लेकिन अगर सोचने वाला बात है, इसके अलावा जिस पर्पस से अपनी कंपनी बनाई है उससे रिलेटेड आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है, तो कहां से उसे सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन बोलेंगे? आपने मान लीजिएगा, आपने अब ये मैंने लैंड ऑक्यूपायर किया हुआ है या बिल्डिंग ऑक्यूपायर किया हुआ है, इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होंगे, ठीक है, वाटर होंगे, स्टाफ एक रखा हुआ है। ठीक है, बट यहां पर एक वर्ड यूज हुआ, ध्यान से देखें, पेमेंट ऑफ फॉर मेंटेनेंस फॉर इट्स ऑफिस। आपने बनाया, अब यहां पर मैंने एक गार्ड अपॉइंट किया हुआ है, सिर्फ वो प्रॉपर्टी को सिर्फ यहाँ पर सेफ्टी के लिए रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ कोई भी यहाँ पर या तो कह रहे मेंटेनेंस ऑफ इट्स ऑफिस, ऑफिसेज नहीं है, इट्स ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स, सिर्फ इसीलिए एक पर्सन आपने अपॉइंट किया हुआ है। आरओसी से एक इंटीमेशन लेटर आया, वो इंटीमेट करता है हाँ जी ये काम हुआ। हम स्टार्ट कर देते हैं अपना, तब तो हमें इलेक्ट्रिसिटी ये सब पे करना ही पड़ेगा। ऑफ कोर्स करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जो किए जा रहा है वो फॉर इट्स मेंटेनेंस ऑफिसेस। क्या यहाँ पर वर्ड यूज हुआ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स? नहीं, कोई बिजनेस एक्टिविटी से स्पेसिफिक नहीं आई। अच्छा, क्या यहाँ पर मेंटेनेंस ऑफिसेस का मीनिंग यहाँ पर तो क्या होगा ना? अच्छा सोचो 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 सोचो, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, लेजिस्लेचर्स ने ये लिखते वक्त ये भी ध्यान रखा होगा ना कि वर्ड यूज करते क्या, मेंटेनेंस, है ना। वो यहाँ पर ये नहीं बोला एक्सपेंसेस। वर्ड अगर एक्सपेंसेस होता तो उसकी कोई लिमिट होती स्पेसिफिकली? वाज नॉट। जब वर्ड होता है मेंटेन करना ऑफिस, तो मेंटेन का मतलब यहाँ पर ये है कि जो इसको सिर्फ रिक्वायर्ड है चलाने के लिए, सिर्फ ऑफिस को चलाने के लिए। ठीक है, पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस ऑफ इट्स ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, वो यहाँ पर इंटेंशन वर्ड है मेंटेन करना। और मेंटेन भी वर्ड क्यों यूज हो रहा है कि अगर आपने कोई कंपनी बनाई है, कंपनी बनाने के बाद में आपको उसका एक रजिस्टर्ड ऑफिस भी रखना मैंडेटरी है। कंपनी से एक बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, है ना, कि आपके लिए मैंडेटरी है, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस आपको वेरीफाई करवाना पड़ता है विद इन 100 डेज, मैंडेटरी है ऑन द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो वो ऑफिस जो आपने खोल लिया है अब वो मेंटेन तो करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो आरओसी वैसे डंडे लगाएगा। बोला कंपनी, तुम्हारी कंपनी है कहाँ? बोला आप तो बोलते हैं इन द आई ऑफ लॉ होती है। बोला आई ऑफ लॉ के लिए, लेकिन उस जगह तो पता कहाँ मिलेगी? तो उसके लिए रजिस्टर ऑफिस को रखना ही पड़ेगा। बट
अब वो ऑफिस आपने रखा है तो वहां पर आप चाहे ताला लगा के रखते हो मान लो, बट आपको यू नो नीड अ पर्टिकुलर पर्सन, एक ऐसा पर्सन तो आपको रखना पड़ेगा ना कि जो सिर्फ वो मेंटेनेंस के लिए आ रहा है, वहां पर कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर रहा है वो भी। और मेंटेनेंस का मतलब क्या हो सकता है, लाइक अब जैसे वर्ड यूज के रिकॉर्ड्स, अब कंपनी से रिलेटेड कई रिकॉर्ड्स है, कंपनी का मेमोरेंडम बनाया है, कंपनी का आर्टिकल बनाया है, तो ना अपने घर लेके रख लेंगे सब लोग। भाई कंपनी जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वहीं वो डॉक्टर रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे, ठीक है। कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर होता है वो भी रिकॉर्ड का मेंटेन होगा, उसके ऑफिस पे होगा। तो ये मेंटेनेंस एक्सपेंसिव है, इसको सिग्निफिकेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन हम कह देंगे नहीं। क्लियर, डाउट। तो यहाँ पर बोल रहा है एक्सेप्ट ट्रांजेक्शन मेंशन, अब इसके अलावा मतलब जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो क्या हो गया फिर, तो लेजिस्लेचर्स ने पहले ही क्लियर कर दिया कि बोले 4 ट्रांजेक्शन के अलावा जितना ट्रांजेक्शन हो क्या है। अब आप इसके अलावा कोई से ट्रांजेक्शन उसको देखो, आपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टार्ट कर लिया, वो ट्रांजेक्शन हो गया। कंपनी ने मीटिंग कॉल किया, कॉन्ट्रैक्ट मेंटर हो रहा है, रॉ मटेरियल परचेस कर रहा है, सेल कर रहा है। अब यहाँ पे देखो वर्ड कहीं पे भी आया सेल, हाँ, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आया, ट्रेडिंग ऑफ स्टॉक्स नहीं ना, ठीक है, या हायरिंग एम्प्लॉइज, ठीक है, या एक्सपांशन ऑफ बिजनेस, ऐसा कोई ट्रांजेक्शन सोच कर देखो। मतलब इसके अलावा अपने आप माइंड में सोच कर देखो कि कई सारे ट्रांजेक्शन जो कि इसमें नहीं आ रहे। अब मतलब आरओसी को फीस देना ही देना पड़ेगा सर, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन फीस आ रही है तो वो तो देनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सर अगर मान लीजिएगा कंपनी यहाँ पर, अच्छा सर कंपनी ऐसा करता है, मान लीजिएगा मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है और यू नो व्हाट एक्सपर्ट्स को बुला रहा है, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ले रहा है, उसके लिए एक्सपेंसेस कर रहा है, बोला रुको ट्रांजेक्शन हो गया है। क्यों, अब आप प्रोफेशनल सर्विसेज लेना स्टार्ट कर दिया अभी कंपनी ने। प्रोफेशनल सर्विसेज याद रखिएगा, यहाँ पर हमने बात एक भी नहीं पकड़ा। मान लीजिएगा कंपनी ने ना अपना बिजनेस 6 महीने बाद स्टार्ट करेगा, ठीक है, उसके लिए कंपनी ने एक मीटिंग किया, उस मीटिंग में एक्सपर्ट्स को इनवाइट किया, किसको, एक्सपर्ट्स को। अब एक्सपर्ट्स को पेमेंट कर रहा है वो, उनकी प्रोफेशनल फी। मैंने उनकी सर्विसेज ली, उनसे पूछा कि मुझे बताइएगा कि मैं अपनी फैक्ट्री को कैसे बनाऊं, ठीक है, अभी बना नहीं रहा हूं, बनाऊंगा 6 महीने बाद। उनसे सिर्फ मैंने क्या लिया, एक ब्लूप्रिंट लिया है ताकि मेरे को पता लग जाए कि अपनी फैक्ट्री कैसे बनेगी, क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। उन्होंने अपनी एडवाइजेस दी मेरे को, उसके लिए उन्होंने प्रोफेशनल फीस चार्ज की है, तो ये सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन ऑफ कोर्स है, ये याद रखिएगा। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझना, अब कंपनी ने, अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, इन्वेंशन किया, ठीक है, कंपनी ने इन्वेंशन किया। अब कंपनी इन्वेंशन करने के बाद में मान लीजिएगा कंसर्न अथॉरिटी जो उसकी है, जैसे हम एग्जांपल मान लेते हैं ट्रेड मार्क को लेके मान लेते हैं, ठीक है, इन्वेंशन की जगह हम लोग मानते हैं क्रिएशन को, क्रिएशन। अब कंपनी ने ट्रेडमार्क लिया, ठीक है, कंपनी ट्रेडमार्क लेने के बाद में आफ्टर द 10 ईयर्स, आफ्टर एक्सपायर 10 ईयर्स उसको रिन्यू कराना है, ठीक है। अब मान लीजिए कंपनी ने, अब सोचने वाला बात है, ऐसा नहीं कंपनी इनकॉर्पोरेट होते ही अगले दिन क्या बन जाएगा अप्लाई करे गवर्नमेंट के लिए, नहीं, ये भी तो हो सकता है सर कंपनी 8 साल तक तो अच्छे से बिजनेस किया था, कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के 8 साल तक अच्छा बिजनेस किया, कोई दिक्कत नहीं था। 8 साल बाद ना कंपनी का डायरेक्टर लोग ने क्या डिसाइड किया कि ठीक है अभी कुछ सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन 2 साल से हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो कंपनी ने अब अप्लाई किया किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए। 8 साल पहले तो कंपनी ने लगातार बिजनेस किया है, यहां पर हम देखेंगे लास्ट 2 ईयर्स। अब जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था तभी ट्रेडमार्क भी रजिस्टर्ड करा लिया था, और ट्रेडमार्क लॉ कहता है, मान लीजिए ट्रेडमार्क लॉ कहता है कि आपका ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा 10 ईयर्स तक, 10 ईयर्स। फिर ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन को आपको क्या कराना पड़ेगा, रिन्यू, ठीक है। बट आप पिछले 2 साल से कोई एक्टिविटी कर नहीं रहे हो, लेकिन सडनली अब यहाँ 2 साल बाद क्या हुआ, आपके रिन्यूअल का टाइम आ गया, तो लॉ की रिक्वायरमेंट है, और पकड़ में आया। तो ऐसे केसेस को हम क्या बोल रहे हैं, नॉन सिग्निफिकेंट काउंटिंग ट्रांजेक्शन। क्लियर एकदम, चले आगे देखो, ऑल ट्रांजेक्शंस अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन्ड ट्रांजेक्शन विल बी कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग transaction if company has made only above mentioned transaction in the last 2 financial year, then that company will fall under the definition of inactive company। बोलिए कोई डाउट्स में, एकदम बोला कैसे अप्लाई करेंगे, अभी बताया था, फॉर्म नंबर MSC 1 में कंपनी, और क्या फाइल करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन, फॉर्म नंबर MGT 14 फाइल विद इन 30 days फ्रॉम द पासिंग ऑफ सच रेजोल्यूशन। ये कहां पास होगा, इन जर्नल मीटिंग। अब ऑलराइट,
जिस सेम हमने एस्पेक्ट यहाँ डिस्कस किया हुआ है। बोला क्या आरओसी खुद भी कर सकता है? बोला हाँ, देखो इन केस ऑफ अ कंपनी विच इज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फॉर 2 फाइनेंशियल ईयर कंसेक्यूटिवली, क्या हो रहा है? तो आरओसी, अच्छा आरओसी क्या करेगा? पहले नोटिस भेजेगा कंपनी को कि आपने क्या नहीं किया है, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किए 2 फाइनेंशियल ईयर से, तो अभी क्या करना है, हम आपका कंपनी का नेम कहाँ कर रहे हैं, या तो आप उसको रिस्पॉन्ड करो और सेटिस्फाइड करो आरओसी को। नहीं होता था इन दैट केस आरओसी अपनी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी में ले जाएगा। कंप्लीट होने के बाद नोटिस देगा या फिर दो के बाद? पहले डिफॉल्ट होगा तभी तो बोलेगा ना कि डिफॉल्ट क्यों है। बाद में अगर मतलब कैसे सेटिस्फाई कर पाएगा फिर कौन? कंपनी? हाँ, उसका आपको रीजन देना पड़ेगा ना। मान लीजिएगा कंपनी ने तो फाइलिंग किया लास्ट ईयर, ठीक है, कंपनी ने फाइलिंग किया, लेकिन आरओसी के रिकॉर्ड में किसी टेक्निकल इशू की वजह से वो वहां पे शो नहीं कर रहा है, तो आरओसी के पास जो नॉलेज आया वो क्या बोलेगा कि हमको तो पता ही नहीं है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। देखेगा प्रैक्टिकली बता रहे हैं चीज। कई बार क्या होता है, आपने अपनी तरफ से इंटीमेशन दे दिया, फाइलिंग आपकी तरफ से सब कुछ ठीक हुई है, लेकिन कोई भी टेक्निकल इशू की वजह से आपका रिकॉर्ड वहां फाइंड नहीं हो रहा है। अब आरओसी के स्टेटस में क्या शो कर रहा है डेटा में कि इस कंपनी ने 2 फाइनेंशियल ईयर से क्या नहीं करी है, फाइलिंग्स नहीं करी है। उसने नोटिस भेज दिया, सुनो हम आपका है ना क्या करने वाला, कंपनी डॉर्मेंट डालने वाले हैं, यहाँ हार्ट अटैक आने वाला था किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोला नहीं नहीं देखो हमारे पास तो पूरा रिकॉर्ड है, तो आपको उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। आरओसी ऐसा नहीं कि उठाया और बिना पूछे क्या हो गया, सुनो तुम डॉर्मेंट हो गई, अरे बताओ तो सही, क्लियर? तो इंटीमेशन देना मैंडेटरी है। अब देखो ये इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, कहता है रजिस्ट्रार शैल इनिशिएट प्रोसेस ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ भी कर सकता है, बट कब? आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर्स, मतलब डॉर्मेंट का स्टेटस आप 5 साल तक एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। नेम ऑफ कंपनी इफ द कंपनी रिमेन्स एज डॉर्मेंट फॉर अ कंपनी फॉर पीरियड ऑफ 5 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स, लगातार 5 साल लेके। ऐसा नहीं आज अप्लाई किए थे 1 साल बाद फिर रिएक्टिव हो गए, फिर सोचते हैं वापस डॉर्मेंट खेलेंगे, नहीं हो पाओगे क्योंकि फिर वापस से करेंगे हम लोग 2 ईयर्स का कैटेगरी। क्लियर? ये ऐसे ही चलता है। ठीक है, देखो अभी ये प्रोसीजर हमने पढ़ा था अभी, कॉल बोर्ड मीटिंग, फिक्स डे डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ जनरल मीटिंग एंड पास स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर मेकिंग द एप्लीकेशन टू आरओसी, देन ऑब्टेन द स्टेटस। अच्छा ये याद रखिएगा, आपके जो कंपनी का ऑडिटर होता है ना, उससे कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन का स्टेटस लेना पड़ता है कि भैया कंपनी क्या बताइएगा, कंपनी का P&L, कंपनी का बैलेंस शीट क्या कह रहा है, पता लगाओ अगर कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन हो रही है। अच्छा ये बात अथॉरिटी कौन होगी, कंपनी ऑडिटर कंफर्म करके देगा स्टेटस पे, है ना। स्टेट ऑफ अफेयर्स कंपनी की एक्टिविटी का आपको कौन लेगा, किससे लेना है, वो कंपनी के ऑडिटर से। एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स shall give the financial position of the company at a time of passing special resolution and hold a general meeting, appoint the date, जिस भी आपने डिसाइड किया डेट पर, डेट प्लेस एंड डेट, एंड नोटिस shall ऑफ कोर्स स्पेसिफाई करेगा कि जी हम क्या आपसे डिमांड कर रहे हैं, शेयर होल्डर हम चाहते हैं आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं। क्लियर? अब पास करने के लिए याद रखिएगा, हमको देखो यहाँ पे जैसे पास किया, ऑथराइज द डायरेक्टर, स्पेशल पास हो गया ना, तो अब बाकी की डॉक्यूमेंटेशन तो करनी पड़ेगी। तो क्या होगा, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्टर को ऑथराइज किया जाएगा, और ऑथराइज करने के बाद याद रखिए क्या होगा, वो डायरेक्टर ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी एप्लीकेशन, जल्दी से बता दीजिएगा नंबर क्या था हमारा, MSC 1 अलॉन्ग विद MGT 14, किस लिए, SR पास किया ना आपने, इसलिए वो आपको फाइल कर देना है विद द ROC, और ROC फिर आपको कौन सा या फॉर्म MSC 2 में सर्टिफिकेट ग्रांट कर देगा। क्लियर? देखो आफ्टर फाइलिंग MGT 14 shall file MSC 1 with the ROC along with the copy of the special resolution and declaration by director that other necessary requirements have been fulfilled। अभी बताएंगे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ROC shall issue certificate in form number MSC 2। क्लियर एकदम? फिर उस कंपनी को उस दिन से हम लोग क्या मानेंगे, जैसे सर्टिफिकेट मिल जाएगा, अप्लाई करने से नहीं, जब तक MSC 2 मिलेगा, कंफर्म हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, कंपनी अब क्या चला गया, गवर्नमेंट कंपनी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन आया हुआ है, फिर पूछ सकते हैं वापस। ये बोला क्या क्या रिक्वायरमेंट्स पहले सेटिस्फाइड करनी पड़ेंगी गवर्नमेंट स्टेटस के लिए। ये बातें अगर हैं तो आप गवर्नमेंट के अप्लाई नहीं कर सकते हो। जैसे इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हैज बीन ऑर्डर टेकन अप अगेंस्ट द कंपनी,
अभी थोड़ा होगा कि कंपनी का कैसे चल रहा है, इंक्वायरी चल रहा है, इन्वेस्टिंग चल रहा है, और कंपनी के चला गया भाग के, मतलब गवर्नमेंट खेलेंगे हम तो नहीं खेलने देंगे आपको। या कोई भी प्रोसिक्यूशन चल रही है कंपनी की तरफ और अभी उसका जजमेंट नहीं आया, केस फाइल किया हुआ है कंपनी की तरफ, है ना, बट अभी उसको जजमेंट नहीं, पेंडिंग अगेंस्ट है, इसलिए बोल रहे हैं पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन है या फिर प्रोसिक्यूशन चल रहा है, ठीक है। पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए हुए हैं, कंपनी ने पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट किए हुए हैं और अभी उनको पे ऑफ नहीं किया है, देखो, या उसका इंटरेस्ट पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग पब्लिक डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट ऑन, ये भी सिचुएशन होगा तब भी गवर्नमेंट में आपको नहीं जाने देंगे। फर्स्ट वन क्या था, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन हो सकता है पेंडिंग, या फिर हम बोलेंगे प्रोसिक्यूशन, या हम बोलेंगे कोई पब्लिक डिपॉजिट्स हैं, आउटस्टैंडिंग पब्लिक डिपॉजिट्स और इंटरेस्ट ऑन, क्लियर। क्या हो सकता है, कोई भी सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड आउटस्टैंडिंग लोन्स हो, कोई भी सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड आउटस्टैंडिंग लोन्स हो। अनसिक्योर्ड लोन्स में अगर लैंडर से आप एनओसी ले लेते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अप्लाई कर सकते हैं, मैंडेटरी है, पहले उससे लेना पड़ेगा, बट सिक्योर्ड लोन में ऐसा नहीं होगा। सिक्योर्ड क्यों, क्योंकि वो हो सकता है ना उस पर्टिकुलर एंटिटी की, मतलब सभी कंपनी के एसेट से सिक्योर्ड हुए, आपको गवर्नमेंट में से नहीं डाल सकते सर। एंड सेम ई वाला पॉइंट सेम रिपीट हुआ है इसी वाली बात पे। एंड नो डिस्प्यूट इन द मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप ऑफ द कंपनी, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप, मतलब समझ रहे हैं ना, शेयर होल्डर के बीच में कोई डिस्प्यूट राइज हो गया, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा लगता है कि डायरेक्टर्स ने कंपनी के कोई मेलाफाइड प्रैक्टिस की हुई है, ठीक है, जो कि अगेंस्ट है शेयर होल्डर्स, तो वो प्रैक्टिस अगर एग्जिस्ट कर रही है कंपनी के अंदर, फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर्स ने कंपनी का फंड का मिसयूज किया हुआ था, और यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जो मैनेजमेंट है, दूसरे ऑप्शन जो दे सकते हैं, जो शेयर होल्डर्स है ना कंपनी के, वहां पर मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स ने कहीं ना कहीं माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को उनके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया है जो कि उनके फेवर में नहीं है, माइनॉरिटी के, बट एज पर द लॉ नहीं है, ठीक है, तब भी आपको गवर्नमेंट में जान देंगे, क्योंकि वहां डिस्प्यूट अराइज हो गया, अभी जब तक डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो जाए। देखो यहाँ पे कह रहा है नो डिस्प्यूट इन मैनेजमेंट एंड ओनरशिप ऑफ द कंपनी, अ सर्टिफिकेट टेकन फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड टू बी एनक्लोज्ड इन MSC 1। क्या हो रहा है, एंड कोई भी स्टैट्यूटरी टैक्सेस हैं, ड्यूज हैं, ड्यूटीज हैं पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अगर ये बाकी हैं तो भी नहीं होगा। टैक्सेस हैं, ठीक है, अच्छा, गवर्नमेंट में जाने के बाद आपका टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रहा है, समझ में आ रहा है, बट अब जब गवर्नमेंट में नहीं है तो ऑफ कोर्स टैक्स लायबिलिटीज है, अब गवर्नमेंट में नहीं है तो आपका टैक्स तो ड्यू नहीं है, तो आपको वो पे ऑफ करने हैं। डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ वर्कमैन ड्यूज, अब पता लगा बेचारे काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनका तुमने सैलरी दिया ना, उठा के गवर्नमेंट से लेकर नहीं जाने देंगे, क्लियर। या फिर कंपनी लिस्टेड इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया हो सकती है, लिस्टेड इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया, तो वो भी नहीं कर सकता है। बोलो क्यों सर, पहले जाओ सेबी से परमिशन लेकर आओ, डीलिस्ट हो जाओ, स्टॉक एक्सचेंज पे अगर लिस्टेड हो तो पहले डीलिस्ट हो, फिर RSE लेकर अप्लाई करो। डायरेक्टली लिस्टेड कंपनी गवर्नमेंट नहीं जा सकती है, क्योंकि लिस्टेड कंपनी में कहीं ना कहीं पब्लिक इन्वॉल्वमेंट आ गई है, और आप यहाँ पे जाके बैठ गए क्या गवर्नमेंट में, नहीं, पहले आपको डीलिस्ट होना होगा, फिर आपको RSE लेकर अप्लाई करना होगा। तो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रीरिक्विजिट्स। अच्छा, यही तो ROC कंसीडर करता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई इंस्पेक्शन इंक्वायरी चला हुआ हो, कोई प्रोसिक्यूशन तो नहीं चल रहा है, कहीं पब्लिक डिपॉजिट नहीं रखे हैं, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन्स तो नहीं है, ओहो ऐसा तो नहीं लग रहा हमको ये वर्कमैन ड्यू पेमेंट नहीं किया इन्होंने, वर्कमैन का पेमेंट नहीं दिया, अरे टैक्सेस पेंडिंग थे, टैक्सेस नहीं दिए, ड्यूटीज बाकी थी, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की पेमेंट कर रहे थे, स्टैट्यूटरी ड्यूज उसे बोल रहे हैं, या लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, ये सारी एस्पेक्ट्स पहले एक चेक करेगा ROC, ठीक है। और याद रखिएगा कोई, जैसे हमने बताया, कोई डिस्प्यूट भी नहीं होना चाहिए मैनेजमेंट या फिर उसके ऑनरशिप के बीच में, ठीक है। डिस्प्यूट समझ में आ रहा है, जहां पर भी कभी ऐसा राइज हो जाएगा जहां पर अगर मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स माइनॉरिटी की कॉस्ट पर कोई बेनिफिट एंजॉय कर रहे हो और अभी ये मैटर रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो यहाँ पर भी याद रखिए डिसाइड किया जाएगा, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कोई ऐसा डिसीजन लिया है जो कि अगेंस्ट है शेयर होल्डर्स कंपनी, और वो बोर्ड की पावर में है लेकिन इंटेंशनली क्लियर नहीं हो रहा है, तो वो भी डिस्प्यूट डिसाइड कर रही है कौन, NCLT। जब तक वो सेटल नहीं हो जाता तब तक भी आप नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट में नहीं आ सकते हैं। इज इट क्लियर, डाउट? चलिए, तो इस सेशन को यहीं रुकते हैं, फिर आगे फर्दर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।